हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तमिलनाडु में रशिया के 6 नागरिक परमाणु न्यूक्लियर प्लांट के आसपास भटकते आए नजर, जिसके बाद मच गया हड़कंप। तो वहीं कनाडा में उपद्रवियों का दुस्साहस, एक बार फिर मंदिर को बनाया निशाना, भारत विरोधी लिखे नारे, जिसके बाद कनाडा के पंजाबी कारोबारी ने सुनाया दुखड़ा, भावुक होकर कहा ट्रूडो ने देश को बर्बाद कर दिया, थर्ड क्लास बना दिया। तो वहीं दोस्तों बताएंगे पीएम मोदी जी के डिफेंस बजट में S-400 एंटी मिसाइल, परमाणु पनडुब्बी और तेजस जैसे देशी फाइटर हमारी हिफाजत के लिए खुला खजाना। रक्षा क्षेत्र में और कितना मजबूत होगा अपना देश, इस बजट को आपको विस्तार से बताएंगे, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करने पहली बड़ी खबर की, जहां तमिलनाडु में रशिया के 6 नागरिकों को किया गया डिटेन, परमाणु न्यूक्लियर प्लांट के आसपास आए थे ये नजर। बता दे तमिलनाडु में रूस के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन्हें तमिलनाडु में संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में डिटेन किया गया है। इन लोगों में एक महिला सहित रशिया के कुल 6 लोग हैं। इन रूसी नागरिकों को तमिलनाडु के इडिन थकराई से हिरासत में लिया गया है। ये सभी तमिलनाडु के कूडन कूलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे संवेदनशील इलाके के आसपास से डिटेन किया गया है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इन रूसी नागरिकों से लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की गई है। जो भी जानकारी निकल कर आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये रूसी नागरिक भारत के परमाणु न्यूक्लियर प्लांट के आसपास क्या कर रहे थे। तो वहीं आपको बता दें, कनाडा में उपद्रवियों का फिर एक बार दुस्साहस भरी खबर, एक बार फिर मंदिर को बनाया निशाना, भारत विरोधी लिखे नारे। जी हां, कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। एडमोंटन में एक मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने बताया है कि BAPS स्वामी नारायण मंदिर पर सुबह सुबह भारत विरोधी नारे लिखे गए। इसमें भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य पर हमला किया गया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सोशल मीडिया मंच X पर इसकी एक तस्वीर साझा की है। पोस्ट में लिखा है कि कनाडाई हिंदू चैम्बर कॉमर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि कनाडा के एडमंटन में BAPS मंदिर को ताजा निशाना बनाया गया है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ हिंदू सांसदों में से एक आर्य को धमकी दी गई है। इससे सभी लोगों में नाराजगी है। जी हाँ, ऐसे में भारत के लाख रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी, खरी खोटी सुनाने के बावजूद भी कनाडा की पीएम ट्रूडो सरकार बाज आती नजर नहीं आ रही। वो लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों, हिंदू मंदिरों पर हो रहे तोड़ फोड़ को लेकर अब तक कोई कदम नहीं उठा रही और ये लगातार हमलों की खबरें आती रहती हैं। तो वहीं आपको बता दें, कनाडा के पंजाबी कारोबारी ने सुनाया दुखड़ा, भावुक होकर कहा कि ट्रूडो ने देश को बना दिया है थर्ड क्लास। जी हां, कनाडा में हाल ही में एक इंडो कैनेडियन व्यवसायियों से जबरन वसूली के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संगठित अपराध समूहों द्वारा साउथ एशियन व्यापारियों को निशाना बनाकर धमकाने और प्रोटेक्शन मनी की मांग की जा रही है। धमकी न मानने वालों को गोलीबारी या आगजनी जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच कनाडा में जबरन वसूली के शिकार परमिंदर सिंह संघेरा का एक वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें वो ट्रूडो पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि यहाँ के राजनेताओं ने कनाडा को एक तृतीय श्रेणी का देश यानी कि थर्ड क्लास कंट्री बना दिया है। उनका दावा है कि सभी राजनेता इस मुद्दे पर केवल दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार भयभीत है और मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। तो आप दोस्तों स्थिति आप समझ सकते हैं कनाडा की। आज कनाडा में ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी कुर्सी बचाने के पीछे पड़ा हुआ है, ना कि देश को बचाने के पीछे। उनको कोई मतलब नहीं कि कनाडा डूबे चाहे मरे, सिर्फ प्रधानमंत्री वो रहने चाहिए और इसीलिए वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अब जनता भी धीरे धीरे ट्रूडो की पोल खोलती नजर आ रही है। तो दोस्तों वहीं आपको बड़ी खबर बता दें डिफेंस बजट को लेकर, जहां S-400 एंटी मिसाइल, परमाणु पनडुब्बियां और तेजस जैसे देशी फाइटर जेट्स हमारी और बनेगी घातक हिफाजत के लिए खुल गया खजाना। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश किया। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद ये उनका पहला बजट है। इस वक्त भारतीय सेना अपने हथियारों को अपग्रेड करने में जुटी है। इसके लिए रशिया से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम का सौदा हुआ है। इस सिस्टम की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। इसी तरह राफेल लड़ाकू विमान के बाद भारत फ्रांस से परमाणु पनडुब्बी खरीद रहा है। इसके साथ ही भारत खुद तेजस जैसे देशी फाइटर जेट डेवलप भी कर रहा है। सेना के मॉडर्नाइजेशन से जुड़े इन प्रोडक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में वित्त मंत्री इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन 5% की बढ़ोतरी की है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रक्षा क्षेत्र में और मजबूत होगा अपना भारत देश। अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट ये माना जा रहा है। ऐसे में इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं बता दें, निर्मला सीतारमण के फैन हुए पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपने नेताओं को फटकारा। कहा पाकिस्तानी वित्त मंत्री तो IMF की चिट्ठी पढ़ देते हैं। उन्होंने कहा हमारे वित्त मंत्री को निर्मला सीतारमण से सीख लेनी चाहिए। बता दें, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। ऐसे में अहम ऐलान के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने भारत सरकार के बजट
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चीमा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि भारत ने अपने बजट को एक ग्लोबल इवेंट बना दिया है। अपने बजट की कैसे दुनिया में चर्चा कराएं, ये हमें भारत से सीखना चाहिए। कमर चीमा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का ये बजट ऐसे समय आया है जब भारत में 47 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां बीते 12 महीने में पैदा हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नौकरियों का ये डेटा दिया है। भारत को ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान में नौकरियां जा रही हैं। पाकिस्तान में वैसे भी ज्यादातर चीजों का आंकड़ा नहीं है, यहाँ तो एक ही आंकड़ा आता है कि कितने लोगों ने मुल्क छोड़ा है। चीमा ने कहा कि बजट को भारत ने बड़ा इवेंट बनाने के लिए तंजानिया के अफसर बुला लिए हैं। ये लोग बजट देखने भारत आए हैं और वित्त मंत्री बता रही हैं कि कैसे उनके यहाँ बजट बनता है। उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया कि हमारे यहाँ दूसरे देश के लोग बैठे हैं, एक हमारा पाकिस्तान है। जब यहाँ के वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो लगता है कि IMF की ओर से अंग्रेजी में उनको स्पीच लिख कर दे दी गई है। जी हाँ, भारत दूसरी ओर दुनिया के कमजोर मुल्कों को दिखा रहा है कि अमेरिका को छोड़ो और हमारी ओर देखो। कमर चीमा ने वित्त मंत्री सीतारमण की तारीफ करते हुए कहा कि उस लेडी का ध्यान गाड़ी और महंगी साड़ी पर नहीं है बल्कि अपने काम पर है। चीमा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के वित्त मंत्री की गाड़ी तो देखो, बड़ा फर्क है। सीतारमण की गाड़ी पाकिस्तान के नेताओं के मुकाबले बहुत आम है। हमारे अफसर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं उससे भी आम कार सीतारमण के पास है। इससे पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए कि कैसे दिखावे से दूर रहें। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों कमर चीमा ने भारत के इस बजट की जमकर तारीफ की है, PM मोदी जी की और निर्मला सीतारमण जी की, और अपने देश के यानी कि उन्होंने पाकिस्तान के वित्त मंत्री को कोसा है और कहा है कि सीतारमण से सीखनी चाहिए, इनको कुछ सीख। तो वहीं बता दें, भारत से पंगा लिया तो मालदीव को आई नानी याद। चीन से लगा रहा है गुहार, कहा मदद कीजिए मदद कीजिए। जी हाँ, चीन के इशारे पर भारत से पंगा लेने वाले मालदीव की हालत अब खराब हो रही है। गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मालदीव अब चीन के पास पहुंचा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए अब अपने विदेश मंत्री मूसा जमीर को 5 दिन के दौरे पर बीजिंग भेजा है। सोमवार को मूसा जमीर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात भी की। मालदीव के विदेश मंत्रालय के मुताबिक मूसा जमीर ने कर्ज से जूझ रहे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए चीन से मदद की गुहार लगाई है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जमीर ने वांग से मुलाकात के दौरान मालदीव की आर्थिक और राजकोषीय स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को लागू करने में चीन से मदद का अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया। मूसा जमीर ने कहा कि सुधार कार्यक्रम लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। तो दोस्तों वहीं बता दें, आतंकी ने कैमरे पर माना पाकिस्तान ने किया था भारत पर हमला, जिसके बाद वीडियोस वायरल होने पर पाकिस्तान की आवाम ने क्या कहा वो आपको सुनवा दें। हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी कमांडर शमशीर खान ने हाल ही में कैमरे के सामने कहा था कि वो भारत की तरफ कश्मीर में शांति नहीं होने देगा। कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों को भी उसने कबूल किया है, जिसके बाद पाकिस्तान की आवाम की तरफ से रिएक्शन आया है। पाकिस्तान में भी ये वीडियो वायरल हो गया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और कश्मीर में नफरत बोने की बात कर रहा है। इस मसले पर पाकिस्तानी मीडिया यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाकिस्तानी युवक आबिद अली से बात की। आबिद अली ने कहा कि जिस तरह से ये आतंकी भारत साइड कश्मीर में आतंक फैलाने की बात कर रहा है, इससे दोनों देशों में संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं। आबिद ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये आतंकी संगठन सरकार की सपोर्ट पर चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जी हाँ, पाकिस्तानी युवक ने कहा कि अब यही वीडियो अगर भारत संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर के दिखाए तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाएगी, फिर पाकिस्तान की दुनिया में क्या इमेज बनेगी, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो वहीं बता दें, भारत की ताकत का मुरीद हुआ वो खाड़ी देश जिस पर नाटो की आंख मूंद कर करता है भरोसा। दरअसल भारत में पहली बार हुई वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक के बाद जॉर्डन के पर्यटन मंत्री ने भारत के दुनिया और क्षेत्रीय प्रभाव की प्रशंसा की है। जॉर्डन के पर्यटन मंत्री मकरम मुस्तफा कवैसी ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में अपना बड़ा प्रभाव रखता है। जॉर्डन मिडिल ईस्ट का वो पहला देश है जहां नाटो ने अपना ऑफिस खोला हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जॉर्डन के पर्यटन मंत्री मुस्तफा ने कहा कि वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक में हिस्सा लेने में मैं भारत आया था। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक भारत में पहली बार हो रही है और ये भारत और यूनेस्को दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहीं बता दे, कमला हैरिस ने कैंपेन शुरू करते ही डोनाल्ड ट्रंप को घेरा। पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि यौन उत्पीड़न करने वाला ये धोखेबाज है। जी हाँ, जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर आक्रामक हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। हैरिस ने यह भी कहा कि बाइडेन के चुनावी रेस से हटने का चुनावी कैंपेन पर असर नहीं होगा और नवंबर में डेमोक्रेटिक को बड़ी जीत मिलेगी। डेलावेयर में हैरिस ने मुस्कुराते हुए कैंपेन कार्यकर्ताओं से कहा कि हम नवंबर में जीतने आ रहे हैं। कमला को कई दिग्गजों का समर्थन मिला है, इससे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के नामांकन के करीब पहुंच गई है। दोस्तों तो वहीं बता दें, आखिर क्या चाहते हैं ये नक्सली 25
जुलाई को बिहार झारखंड बंद, 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह। दरअसल सीपीआई माओवादी नक्सली संगठन ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इस ऐलान को देखते हुए दोनों राज्यों में पुलिस महकमे ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही खुफिया विभाग ने भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। झारखंड बिहार बंद 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता विवेक की पत्नी जया हेम्ब्रम सहित 3 अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया है। संगठन की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज किया है। तो वहीं बता दें, मदरसों और घरों पर डाली रेड तो अंजाम होगा बुरा। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े हुए कबायली नेता दरअसल खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी में पाकिस्तानी फौज के एक बड़े ऑपरेशन का पश्तून कबायलियों ने विरोध किया है। अगर पाकिस्तानी फौज अज़्म इत्तेहकाम के जरिए क्षेत्रीय लोगों को परेशान करती है तो इसके गंभीर दुष्परिणाम आएंगे। कबायलियों ने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए अगर मदरसों और घरों में रेड डाली गई तो इसका परिणाम गलत होगा, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। इस मसले को लेकर प्रांत के सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसको जिरगा नाम दिया गया। तो वहीं बता दें, ड्रैगन ने लद्दाख में पेंगोंग झील पर बना दिया पुल, भारत के खिलाफ रच दिया साजिश। जी हां, लद्दाख में ड्रैगन के मंसूबों का सैटेलाइट इमेज ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है कि हर किसी को सदमे में डाल दिया है। जी हां, यहाँ चीन ने पेंगोंग तसो झील पर पुल बना लिया है। इसका काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। हाल ही में सैटेलाइट से ली गई इन पिक्चर्स से ये पुल साफ साफ और क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये पुल लद्दाख के खुरनाक इलाके में झील के सबसे संकरे पार्ट पर बनाया गया है जो लद्दाख के उत्तरी और दक्षिणी पार्ट्स को जोड़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चलता है कि इस महीने के अंत तक ये पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। अब इसके जरिए चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आर्मीज की आवाजाही इजी हो सकेगी। वाकई में दोस्तों, लगातार चाइना झड़प की सारी चीजों की बैक डोर में तैयारी कर रहा है ताकि भारत को पता ना चल सके, लेकिन इन सैटेलाइट तस्वीरों ने जो खुलासा किया है वाकई में भारत को मजबूर कर दिया है कि भारत भी दुगनी चाल से शुरू कर दे चलना। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को घोषित किया आतंकवादी। आखिर शहबाज शरीफ की इतनी हिम्मत कैसे आ गई? दुनिया भर में आतंकवादियों की सप्लाई करने वाले दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नामित दर्जनों आतंकवादियों को छिपा कर रखने वाले पाकिस्तान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ही आतंकवादी घोषित कर दिया। नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए बेल आउट की आवश्यकता है, लेकिन इस देश को आतंकवादी समूह हमास के शक्ल में एक और प्रशंसक मिल गया है। पाकिस्तान सरकार ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया तो आतंकवादी संगठन हमास ने इस घोषणा का स्वागत किया। देश में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान सरकार ने इस्लामिक पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया है और बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी और इजराइल को आतंकवादी देश घोषित किया गया है। दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या जवाब देंगे? ऐसे में जिस प्रकार से आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तानी पीएम आज दूसरे देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बता रहा है, इस पर आपकी राय तो बनती ही है। तो वहीं आपको बता दें, चीन का महाप्लान पनडुब्बियों में लगाएगा सैटेलाइट को मार गिराने वाले लेजर। अमेरिका भारत की बढ़ाएगा ये टेंशन। जी हां, चीनी पनडुब्बियों की ताकत जल्द ही कई गुना बढ़ सकती है क्योंकि इनमें सैटेलाइट को मार गिराने वाले लेजर जोड़े जाएंगे। चीनी वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर से सैटेलाइट मार गिराने वाले लेजर से सुसज्जित पनडुब्बियों को विकसित करने का प्रस्ताव पेश किया है। ये एंटी सैटेलाइट युद्ध में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी नौसेना पनडुब्बी एकेडमी के प्रोफेसर वांग डेन के नेतृत्व में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिकों ने पनडुब्बियों को मेगावाट क्लास सॉलिड स्टेट लेजर हथियारों से लैस किया जा सकता है जो स्पेस एक्स के स्टार लिंक नेटवर्क जैसे सैटेलाइट तक को पानी में रहते हुए टारगेट को भेजने में सक्षम है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, पहली जॉब वालों को 15,001 करोड़ मकान टैक्स में छूट। जी हाँ, निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या क्या निकला आपको बता दें। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के लिए बजट पेश किया है। बजट की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। बजट में नीतीश कुमार का बिहार और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश भी छाया रहा। दोनों ही राज्यों को कई सौगातें मिली हैं। बिहार में 40,000 करोड़ रुपए तो आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च केंद्र सरकार करने जा रही है। इस बार के बजट में नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस रहा। सरकार ने नौकरियां बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा 1 करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का भी वादा किया गया है। इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में किसको क्या मिला उसकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें, बिहार को इतना बड़ा पैकेज मिला है कि बिहार को अब नहीं रहा स्पेशल वाला मलाल। बजट में मोदी सरकार ने कर दिया नीतीश को माला माल। नीतीश कुमार को केंद्र सरकार ने जरूर संतुष्ट कर दिया है। सड़क और पुल परियोजना
परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ कम नहीं होते। पावर प्लांट के लिए बिहार को 21,400 करोड़ रुपए मिले हैं। बिहार का औद्योगिक विकास होता है तो बिजली की मांग भी बढ़ेगी। शायद इसे ही ध्यान में रखते हुए भागलपुर के पीरपैंती में 4200 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए बजट में इतनी बड़ी रकम का प्रावधान वित्त मंत्री ने दिया है। यानी सिर्फ 2 सेक्टर के लिए केंद्र से बिहार को 45,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। ऐसे में नीतीश कुमार को बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा का मलाल नहीं रहने वाला इस बजट के बाद। तो वहीं बता दें, विपक्षी काफी ज्यादा बौखलाते भी नजर आए हैं। किसी ने कहा धन्ना सेठ का बजट, तो किसी ने नीतीश नायडू का डर बता दिया। राहुल गांधी ने लिखा कि कुर्सी बचाओ बजट है ये। राहुल गांधी ने कहा है कि अन्य राज्यों की कीमत पर सहयोगियों को खुश करने के लिए खोखले वादे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट से आम भारतीयों को कोई राहत नहीं है। राहुल ने बजट को कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट की कॉपी बता दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है। इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कभी समय पर पूरे हुए ही नहीं। अच्छी बात यह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसानों के लिए बजट में कुछ है? अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनत कशों, वंचितों और उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों विपक्षियों ने इस बजट का विरोध ही किया है। ऐसे में इनके विरोध पर आपकी क्या राय होगी बताना मत भूलिएगा, और मोदी सरकार के इस बजट का क्या आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों। कारण भी बताइएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। ये थी की सारी बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।